Hello, good morning everyone. I hope you all are doing very well and I hope you enjoyed previous session. हालांकि वो हमारी लाइव क्लास थी एंड इसी तरीके से लाइव सेशंस आपके होते रहेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन एंड आज की जो क्लास है इसमें हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं विच इज़ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बट अगर हमें लगेगा कि दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर मिल जाएगा. ठीक है, तो हम अच्छे से इजी पेस पे ही चलेंगे, बट अगर एक्स्ट्रा लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन. प्रीवियस क्लास में हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, देन रिवर बोट प्रॉब्लम एंड उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मिक्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पूछे जाते हैं. एक कॉन्सेप्ट नहीं होता, 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी जैसे एक बार हमारे सफिशिएंट नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, उसका भी अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए तो उसका मैं आपको अलग एक वीडियो बना के ही प्रोवाइड कर दूंगी, नहीं तो उसे हम लाइव क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, मतलब क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, सो उसके बारे में आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग. ठीक है, जो आपको डीपीपी पे मिल रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए हैं. जैसे ही एक बार हमारा सफिशिएंट सिलेबस कवर हो जाता है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो मिक्स्ड होंगे. ओके, तो आज की जो क्लास है बेटा इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़, सबसे पहले तो हम बेसिक्स में आपको बहुत जल्दी से ब्रश अप करवा दूंगी. मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, क्वेश्चंस के थ्रू ही हो जाएंगी. तो सबसे पहले फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मोमेंटम देन चेंज इन मोमेंटम एंड देन इम्पल्स क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे. इसके बाद हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे. ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस. ठीक है, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम यही सारे फोर्सेस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि टेंशन फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, वेट क्या होता है, देन सूडो फोर्स देखने को मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स देखने को मिलेगा. ठीक है, आज की क्लास में आई थिंक जितना हम कवर कर पाएंगे दैट विल बी अबाउट टेंशन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, है ना. एंड कल की क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. बाकी फ्रिक्शन फोर्स, सूडो फोर्स, ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में देखेंगे. ठीक है, एंड कंस्ट्रेंट रिलेशन भी हम कल की क्लास में देखेंगे. आज हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन फोर्सेस को एंड कुछ बेसिक्स कर रहे हैं. ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन. सबसे पहले फोर्स क्या होता है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं. ठीक है, अगर आप दिस इज नथिंग बट पुश और पुल, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो चेंज हो जाए. अगर वो रेस्ट पे है तो वो मूव करने लग जाए, मोशन में था तो या तो रुक जाए, है ना, या तो स्पीड चेंज हो जाए, है ना, या डायरेक्शन चेंज हो जाए. एनी पुश और पुल विच ईदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, या तो चेंज कर दे या फिर टेंड्स टू चेंज करने की कोशिश करे. किसको, द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, मतलब फोर्स लगाने से क्या क्या हो सकता है, स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, दोनों ही चेंज हो सकती हैं. करेक्ट, ओके. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अब क्या कहता है, बहुत शॉर्ट में हम देख रहे हैं. ठीक है, सो इट्स बेटर अगर आपने पहले रिवाइज किया हुआ है तो, ताकि हम इन टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकें. ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स. जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक बॉडी अपने उसी स्टेट में रहेगी. मतलब कि लेट्स सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक ब्लॉक है. ठीक है, आपके पास एक ब्लॉक है और ये शुरू में रेस्ट पे है. अब यू इसका ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है क्योंकि ये रेस्ट पे है. अब मैंने कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, ऑफ कोर्स बाद में भी ये रेस्ट पे ही रहेगी, खुद से तो नहीं चलने लगेगी. ठीक है, तो
न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, अगर ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगी, लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है, लेट्स सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ये u वेलोसिटी से, u स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये नहीं रुकेगी, ये चलती रहेगी। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ना, तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये अपना मोशन कंटिन्यू करेगी, ठीक। एवरी बॉडी continues its state of rest or of uniform motion in straight line unless it is acted upon by a net external force। अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो क्या होता है, अगर आपने ब्लॉक को पुश किया है ना, थोड़ा डिस्टेंस वो कवर करेगा और फिर रुक जाएगा, वो किस वजह से होता है, जनरली ऑफ कोर्स हमारे जो सरफेसेस होते हैं वो रफ होते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है ना, तो वो फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करेगा और फिर ये ब्लॉक कुछ टाइम के बाद थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगा। बट अगर फ्रिक्शन फोर्स भी ना लगे, बिल्कुल आइडियल सिनारियो की अगर हम बात करें, बिल्कुल आइडियल केस की बात करें कि ये जो सरफेस है ये बिल्कुल स्मूथ है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उस केस में ये अपना मोशन कंटिन्यू ही करेगा। ओके, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया बेटा ऑब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसको इस तरीके से देखो, अगर आपके पास लेट्स सपोज 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है, आपके पास अगर 5 kg का ब्लॉक है, तो मुझे अगर इसको मूव करवाना है, पहले ये रेस्ट पे है और मुझे इसको मूव करवाना है, आई वॉन्ट इट टू मूव, आई वॉन्ट इट टू मूव, तो क्या करेंगे, ऑफकोर्स फोर्स लगाएंगे, हमें कम फोर्स लगाना होगा, 5 kg का ब्लॉक है, अगर मैं 5 kg की जगह 200 kg का ब्लॉक ले लूँ, 5 kg की जगह अगर मैं 200 kg का ब्लॉक ले लूँ, तो क्या होगा, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर आपको इसको मूव करवाना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, इनर्शिया क्या है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है अपनी स्टेट को चेंज करने से, इसको कोई शौक नहीं है अपनी स्टेट चेंज करने का, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कंटिन्यूज इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, अनलेस दैट स्टेट इज चेंज्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। पहले ये रेस्ट पे थी, जब आप फोर्स लगाओगे तभी इसका स्टेट चेंज होगा, है ना। और ये किसके प्रोपोर्शनल है, मास के प्रोपोर्शनल है, इनर्शिया जो है मास के प्रोपोर्शनल है। अब इनर्शिया जो होता है बेटा 3 टाइप का हम देखते हैं, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं रफली, बहुत ब्रीफ में, ठीक है। लेट्स सपोज आप एक बस में हो जो पहले रुकी हुई थी, अब बस अगर अचानक से चलना शुरू कर दे तो क्या होगा, आपकी बॉडी रेस्ट पे थी, ठीक है, अब बस अगर अचानक से चलना शुरू कर दे, आपकी बॉडी रेस्ट पे थी, आपकी बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, वो वही प्रेफर करेगी वो रेस्ट पे रहे। अब अचानक से बस अगर चली, आपकी बॉडी पीछे की तरफ जाएगी, है ना, मोशन, बस का मोशन आगे हुआ, आपकी बॉडी पीछे की तरफ ही रहना चाहेगी, रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, तो आप पीछे की तरफ बैकवर्ड आपको एक फोर्स फील होता है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, लेट्स सपोज अगर बस चल रही थी और सडनली ब्रेक लगा दिया, आपकी बस चल रही थी मतलब साथ साथ बॉडी भी आगे मूव कर रही थी, अब अचानक से ब्रेक लगाया तो क्या होगा, आपकी बॉडी तो मोशन में थी, अचानक से ब्रेक लगा, बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगी, तो आप आगे की तरफ फोर्स फील करते हो, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, लेट्स सपोज पहले आप एक स्ट्रेट लेन में जा रहे थे और फिर एक सर्कुलर टर्न आ गया, क्या होगा, अगर सर्कुलर टर्न आया मतलब अब डायरेक्शन चेंज हो रही है, या फिर इन जनरल अगर आप इस तरीके से पहले स्ट्रेट में जा रहे थे और फिर आपने ये टर्न लिया, यहाँ पर आपको बाहर की तरफ एक पुश फील होता है, ठीक है, दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है, एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी के ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, बेटा ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, की मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रही है, ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं एंड क्वेश्चंस के थ्रू आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
ठीक है। बट आगे आगे आपको और अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड होमवर्क के लिए भी आई विल गिव अ फ्यू क्वेश्चंस. A particle of mass m originally at rest is subjected to a force whose direction is constant, but when magnitude varies, but whose magnitude varies with according. मुझे मेरी ही राइटिंग समझ नहीं आ रही है, क्या बात है. Magnitude varies according to the relation this, where f naught and t are constant, then speed of particle after a time 2t is, after a time 2t is. क्या दिया गया है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, पहले वो रेस्ट पे है, ठीक है, पहले वो रेस्ट पे है, मतलब u की वैल्यू 0 है, एट t इज इक्वल्स टू 0, u 0 है, ये आपको दिया गया है. अब हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं whose direction is constant. फोर्स इस तरीके से लगा रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन कांस्टेंट ही है. लेट्स सपोज इसके ऊपर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, डायरेक्शन थ्रू आउट वही रहेगी, पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है. कैसे वेरी कर रहा है, आपको दिया गया है रिलेशन कि f इज इक्वल्स टू एफ नोट टी इंटू 2/t माइनस स्मॉल t बाय टी स्क्वायर, वेयर एफ नोट एंड t आर कॉन्स्टेंट्स. आपको स्पीड ऑफ पार्टिकल बतानी है आफ्टर 2t टाइम, स्पीड ऑफ पार्टिकल बतानी है, v बताना है आफ्टर टाइम 2t. चलो ओके. अब फोर्स देखो, पहले ऑब्जेक्ट जो है, पहले पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे था, आपने फोर्स लगाया, ये चलने लगेगा, u 0 था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. अब फोर्स टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है 2t के बाद आपको बतानी है. हमें क्या दिया गया है, f किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल होता है, f इज इक्वल्स टू ma, ठीक है, यही आपका वैसे सेकेंड लॉ है. F इज इक्वल्स टू dp बाई dt, p इज मोमेंटम, यहाँ पर आप mv पुट करोगे, है ना, m कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यू गेट ma. यहाँ पर आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल्स टू ma. ये तब होगा जब मास कांस्टेंट है ना, व्हेन मास इज कांस्टेंट, व्हेन m इज कांस्टेंट, क्योंकि तभी ये डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा, जो कि जनरली केसेस में होता है. यहाँ पर मास कांस्टेंट ही है पार्टिकल का. चलो, तो फोर्स हमें दिया गया है, एक्सेलरेशन आपको पता चल जाएगी f बाय m, ठीक है. एक्सेलरेशन क्या है, इसको m से डिवाइड कर दो, f नोट बाय m इंटू टी, इधर आ जाएगा 2 बाय कैपिटल T माइनस t बाय टी स्क्वायर. देखो, अगर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना तो 100% आप एक्सपेक्ट करो कि उसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी. अगर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, करते हैं इस क्वेश्चन को, एंड धीरे धीरे जब आप यूज टू हो जाओगे ना इन क्वेश्चंस के, तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो मैंने अभी पिक नहीं किए हैं वो भी करेंगे. बट उससे पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमें गेन करना है कि हाँ, आप लोग इन क्वेश्चंस को इजीली अप्रोच कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. सो एक्सेलरेशन आपके पास ये है, हमें तो v बताना है. एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है, dv बाई dt इज इक्वल्स टू एफ नोट बाई m इंटू टी, इधर आ जाएगा 2 बाई कैपिटल T माइनस स्मॉल t बाई टी स्क्वायर, ठीक है. ओके, हमें v बताना है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है. dv इज इक्वल्स टू एफ नोट बाई m, t को अंदर ही ले जाते हैं, 2t बाई कैपिटल T माइनस टी स्क्वायर बाय कैपिटल T स्क्वायर dt. इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, शुरू में तो वेलोसिटी क्या है, शुरू में तो वेलोसिटी 0 थी, पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, है ना, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पे इंटीग्रेट हम टाइम के ऊपर कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, तो शुरू में t इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी. हमें कब स्पीड निकालनी है, आफ्टर टाइम 2t, मतलब 0 से 2t तक हमें जाना है ना, और ये v की वैल्यू हमें निकालनी है, ये v की वैल्यू हमें निकालनी है. चलो, तो यहां से तो v आ जाएगा, एफ नोट बाई एम कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो एंड इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है. अब मैं सीधा सीधा इंटीग्रेट कर रही हूँ, 2 बाई कैपिटल T एज इट इज, टाइम को विद रिस्पेक्ट टू t dt इंटीग्रेट करेंगे, आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2, ठीक है, माइनस का यहां से क्या है 1 बाय टी स्क्वायर एज इट इज, एंड टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, इधर आ जाएगा t क्यूब बाय 3. लिमिट क्या है, 0 से 2t तक है,
ठीक है, ये आ जाएगा एफ नोट बाय एम। आई थिंक अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। दिस इज कमिंग आउट टू बी टी स्क्वायर बाय कैपिटल टी माइनस इधर है टी क्यूब बाय 3t स्क्वायर, लिमिट 0 से 2t। 0 तो हट ही जाएगा, 2t पुट कर दो सीधा सीधा, यहाँ से क्या आ जाएगा एफ नोट बाय एम। सिंपल कैलकुलेशन थी, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। 4t स्क्वायर बाय ओके टी ही है माइनस, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2t का क्यूब मतलब 8t क्यूब बाय 3t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है। एफ नोट बाय एम हमें क्या मिल रहा है, एफ नोट बाय एम इनटू, फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग, एक t कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4t माइनस, यहाँ से आ रहा है टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, 8t बाय 3 है, 8t बाय 3 है, ये आ रहा है एफ नोट बाय एम 12 माइनस 8 4t बाय 3। ठीक है, 12 माइनस 8 यस, तो ये आ गया 4 बाय 3 एफ नोट बाय एम इंटू टी। 4 बाय 3 एफ नोट, यस ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन बी सही है, 4 बाय 3 एफ नोट बाय एम इंटू टी। यस, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि हमें एक्सेलरेशन निकालनी थी बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वैसे सिंपल है ना, धीरे धीरे ही हम आगे चलेंगे। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg experiences a force this much Newton where x is in meter, क्या है x displacement है from origin, it is released to move along x axis from origin, then its initial acceleration is, इसे रिलीज किया गया है x एक्सिस के अलोंग मूव करने के लिए origin से, then its initial acceleration is, इनिशियल एक्सेलरेशन a की वैल्यू आपको बतानी है। रिलीज किया गया है मतलब u तो पहले 0 था, और क्या क्या दिया गया है, बॉडी का मास आपको दिया गया है 0.5 kg एंड फोर्स दिया गया है। फोर्स देखो अब x के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है आगे मूव करेगा, अगली पोजीशन पे डिफरेंट फोर्स लग रहा होगा, किसके इक्वल 2 + 3x स्क्वायर के इक्वल। अब आपको इनिशियल एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, तो इनिशियली ये तो देखो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल होता है, तो शुरू में तो ओरिजिन पे था है ना, इट इज रिलीज टू मूव अलोंग फ्रॉम ओरिजिन, पहले ओरिजिन में था, एट ओरिजिन, सो एट t इज इक्वल्स टू 0, एट x इज इक्वल्स टू 0, शुरू में कितना फोर्स लग रहा था, x को 0 पुट कर देंगे, शुरू में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो 2 इज इक्वल्स टू मास कितना है 0.5 है, एक्सेलरेशन मिल गई, कुछ भी नहीं था, 2 बाय 0.5 दिस इज 20 बाय 5, ये आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ भी नहीं था ये क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आ जाओ मोमेंटम पे। ठीक है, फोर्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, अब आ जाओ मोमेंटम पे। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mv। ठीक है, सो सिर्फ मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ, मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mv, यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी। ओके, अब आपको कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन जो है, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg, आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, या तो ये है आपका PYQ IIT का, वैसे मुझे लगता नहीं है इतना इजी क्वेश्चन IIT का प्रीवियस क्वेश्चन होगा, या फिर ये मोक का है, मतलब अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे ना, नेस्ट की भी वेबसाइट पे जाओगे और IIT की वेबसाइट पे भी जाओगे, वहाँ पे आपको मोक पेपर्स भी मिल जाएंगे, मतलब वो आप एक बार जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो उनको भी। ठीक है, उनकी वेबसाइट पे। तो अ गर्ल ऑफ मास 40 kg एंड अ बॉय ऑफ मास 60 kg आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज।
दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। आपको मोमेंटम की रेशियो बतानी है, दोनों के मोमेंटम की रेशियो बतानी है। काइनेटिक एनर्जी बताई गई है, काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए इक्वल है, बहुत ही सिंपल है। आपको रिलेशन पता होना चाहिए। मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है। इसको मोमेंटम की टर्म्स में हम लिख सकते हैं, एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो ये आ जाएगा आपका पी स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम याद होनी चाहिए, पी स्क्वायर बाय 2m होती है। आपको दिया गया है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, दैट मीन्स k1 इज इक्वल्स टू k2 है, तो क्या आ जाएगा, p1 स्क्वायर बाय 2m 1 इज इक्वल्स टू p2 स्क्वायर बाय 2m2, ठीक है। 2 कैंसिल आउट हो रहा है, आपको P1 बाय P2 की रेशियो बतानी है, तो P1 स्क्वायर बाय P2 स्क्वायर, ये आ रहा है M1 बाय M2। मासेस आपको दिए गए हैं, ये है 40 बाय 60, दिस इज 2 बाय 3, तो P1 बाय P2 क्या आ गया, अंडर रूट कर दो, अंडर रूट 2 बाय 3 आ गया। दिस इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम, ठीक है। P1 बाय P2 इज अंडर रूट 2 बाय 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हम पूरा सॉल्व करेंगे ही नहीं अभी, पर जिन्होंने एक बार पूरा सिलेबस गो थ्रू किया हुआ है वो ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। देखो क्वेश्चन क्या है, अ यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ लेंथ 2L एंड मास m लाइज ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। एक थिन रॉड है जिसका लेंथ 2L है, ठीक है, उसको आपने रखा हुआ है, एक थिन रॉड है जिसका लेंथ 2L है और इसका मास जो है वो m है, लाइज ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, इसको आपने एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। ये दिस इज नॉट अ वेरी गुड विजुअलाइजेशन, आपने इसको हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, टेबल कैसा है, फ्रिक्शनलेस है, और हॉरिजॉन्टल इम्पल्स J इज अप्लाइड टू वन एंड, यहां पर इम्पल्स प्रोवाइड किया गया है। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स को वैसे तो हम डिफाइन करते हैं एज इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, या फिर अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करूं, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगना इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, लार्ज फोर्स इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं जब क्रिकेटर बॉल को कैच कर रहा होता है ना, वो अपने हैंड्स को ऑफ कोर्स एक ही एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर आप एक मेट्रिस पे गिर रहे हो वर्सेस आप ग्राउंड पे गिर रहे हो, है ना, तो जो टाइम होता है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट, उसके साथ प्ले किया जाता है, एंड इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज योर इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, मैं एक बार इधर लिख देती हूँ, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, इसको हम J से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। J किसके इक्वल होता है, F इंटू टाइम के इक्वल होता है, ठीक है। अगर तो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, अगर तो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम। अगर वेरिएबल फोर्स लग रहा है कि फोर्स वेरी हो रहा है, तो इम्पल्स J क्या होता है, इंटीग्रेशन FDT, ठीक है। अब जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करेंगे, आपको क्या देखने को मिलता है, J इज नथिंग बट, ये यूज करो, F इज इक्वल्स टू DP बाई DT होता है, ठीक है। तो यहां से FDT किसके इक्वल आ रहा है, FDT किसके इक्वल आ रहा है, DP के इक्वल आ रहा है। इंटीग्रेट कर दो, क्या आ गया, इंटीग्रेशन FDT, जो कि आपका इम्पल्स है, ये किसके इक्वल आ गया, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आ गया है, ठीक है। इसी को कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है, इसी को कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स पूछा जा रहा है, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करो। चलो ये तो साइड की कहानी हो गई, थोड़ा सा रिकैप हो गया कि इम्पल्स क्या होता है। ओके वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे।
A horizontal impulse J is applied to one end of the road. यहाँ पर आपने J impulse provide किया है, horizontal provide किया है. Calculate the total kinetic energy of the rod immediately after the impulse. आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी है इस रॉड की इमीडिएटली आफ्टर द इम्पल्स. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे अरे ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा? आप सीधा सीधा ऐसे करोगे, आप सीधा सीधा क्या करोगे? आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आपकी अप्रोच रहेगी कि अच्छा जे क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है ना, तो जे किसके इक्वल आ जाएगा, एम वी माइनस एम यू आ जाएगा. पहले तो ये आराम से रेस्ट पे ही थी, ठीक है, तो यू तो जीरो था, u तो जीरो था, j किसके इक्वल आ गया, mv के इक्वल आ गया. यहां से v आपको मिल गया j बाई एम, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास हाफ m, मास है इस रोड का हाफ एम वी स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा हाफ m, v का स्क्वायर कर दो j स्क्वायर बाय m स्क्वायर, तो ये मिल रहा है आपको j स्क्वायर बाय 2m, एक m कैंसिल आउट हो रहा है. आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और आप ये टिक कर दोगे. बट ये सिर्फ आधा ही हुआ है. बहुत ध्यान से लॉजिकली सोचो, जब आप इस यूनिफॉर्म थिन रॉड के ऊपर इम्पल्स लगा रहे हो तो क्या होगा. अब जब आप पेन फाइटिंग करते हो, ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास पेन है, यहाँ पर तो मेरे हाथ पे तो इमेजिन नहीं होगा, जस्ट टेबल के ऊपर पेन रखो एंड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इसके ऊपर, ये तो फ्रिक्शन भी है यहाँ पर मेरे हाथ पे तो इमेजिन नहीं होगा. जब आप इसको इस तरीके से इम्पल्स दे रहे हो, मतलब मैंने फोर्स लगाया यहाँ पर, इम्पल्स दिया, तो क्या हुआ, अगर आप बहुत ध्यान से देखो ये बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, थोड़ा सा आगे जाके फिर ये स्पिन भी करता है, करेक्ट. तो मतलब यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है. जब आप इसको इम्पल्स दे रहे हो तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है यहाँ पर जो छुपी हुई है ना. तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, रोटेशनल मोशन में जब हम काइनेटिक एनर्जी का भी डिस्कशन करेंगे तो एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन पे आऊंगी, बट जिन्होंने पूरा सिलेबस किया हुआ है, जिन्होंने तैयारी की हुई है नीट जे की, उन्हें पता होगा. तो बेटा इस केस में ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी निकालना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना, ठीक है, एंड फिर दोनों को ऐड करना, फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये वाली लीनियर वाली काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, दोनों को ऐड करना है, फिर जाके आपको आंसर मिलेगा. अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया है पूरा, ठीक है. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है. पेन फाइटिंग कर लेना इस क्वेश्चन को करते करते. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला प्रीवियस वाला आपका होमवर्क रहेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना, इसको होमवर्क ले लो. हम इस क्वेश्चन को करेंगे रोटेशनल वाले चैप्टर में, एक बार मैं इसे फिर से पिक कर लूंगी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. अ गर्ल ऑफ मास 50 kg जंप्स फ्रॉम द शोर onto a stationary boat of equal mass floating on a still pond. एक गर्ल है जिसका मास 50 kg है, वो जंप कर रही है शोर से बोट के ऊपर, स्टेशनरी बोट के ऊपर, जिसका मास भी इक्वल ही है, और वो स्टिल पोंड में फ्लोट कर रही है, मतलब फ्लोट कर रही है, ठीक है. फ्लोटिंग मतलब कि उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो बायोएंट फोर्स है वो बैलेंस्ड है, ठीक है. स्टिल पोंड है मतलब रिवर भी फ्लो नहीं कर रही है, मतलब वहां पर वाटर का फ्लो नहीं है. शी देन जम्प्स बैक टू द शोर ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और फिर वो वापस से शोर पे इमीडिएटली जंप करती है. her speed in both jumps is 2 meter per second relative to the shore. Calculate the final speed of the boat with respect to the shore. मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रही हूँ, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन. थिंक अबाउट दिस, थिंक ऑन दिस, ठीक है. इसको भी होमवर्क लो, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है. मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या हो रहा है. गर्ल है जिसका मास, देखो यहाँ पर शोर है और यहाँ पर बोट है, ठीक है, यहाँ पर बोट है, ये बोट है आपकी, ठीक है, ये वाटर है, फ्लोट कर रही थी ये,
ओके, क्या होगा, यहाँ पर गर्ल है जिसका मास है 50 kg, बोट का भी जो मास है वो है 50 kg। अब ये गर्ल यहाँ पर जंप कर रही है, ठीक है, गर्ल यहाँ पर जंप कर रही है, आगे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, आपको स्पीड बताई गई है, तो स्पीड ऑफ, हमें क्या बताया गया है, स्पीड ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू शोर, ये आपको दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, प्लस का, क्योंकि आगे को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। जब ये वापस से यहां से इधर जंप करेगी तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट को हम नेगेटिव ले लेते हैं, राइट को हमने पॉजिटिव लिया है। ओके, फिर क्या हो रहा है, हाँ, तो होगा क्या, जब ये गर्ल यहां पर इस बोट में जंप करेगी तो क्या होगा, ऑफ कोर्स जो गर्ल है थोड़ा सा पुश कर रही है बोट को, है ना, और फिर ऑफ कोर्स बोट भी उसको वापस से ऊपर की तरफ पुश कर रही है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना, जो फोर्सेस होते हैं वो एक्शन रिएक्शन में होते हैं, एंड मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ। चलो वापस आओ, यहां पर क्या हो रहा है, देखो सिस्टम क्या है हमारे पास, सिस्टम का पार्ट कौन कौन है ये समझना बहुत जरूरी होता है। सिस्टम का पार्ट कौन कौन है, सिस्टम का पार्ट है गर्ल और है बोट, गर्ल एंड बोट, बाकी इसके अलावा जो भी दूसरी चीजें हैं वो है एक्सटर्नल चीजें। हमारे सिस्टम का पार्ट कौन कौन है, गर्ल एंड बोट। तो जब गर्ल इस बोट के अंदर जंप कर रही है, तो जब ये गर्ल इस बोट के अंदर जंप कर रही है तो क्या हो रहा है, गर्ल पुश कर रही है बोट को थोड़ा सा, और फिर वापस से बोट भी गर्ल को पुश कर रही है, मतलब ये इनके आपस की कहानी है, ये इंटरनल फोर्सेस माने जाएंगे, ये इंटरनल फोर्सेस है। क्या यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। अगर आप ध्यान दो, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, तो मतलब dp बाई dt जो है वो जीरो हो गया, दैट मीन्स मोमेंटम जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, ठीक है। मोमेंटम को हम कह सकते हैं मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे भी बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस हैं, हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। सबसे क्लासिक एग्जांपल है कोलिजन का, ठीक है। कोलिजन तो हम बहुत अच्छे से डिटेल में वैसे डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन भी डिस्कस करेंगे, जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं, है ना, एक ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से चलते हुए आ रहा है, दूसरा रेस्ट पे है या वो भी चलते हुए आ रहा है, क्या हो रहा है, दोनों एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चलते हुए आ रहे हैं, मतलब ये इधर से चलते हुए आ रहा है और दूसरा बॉल इधर से चलते हुए आ रहा है, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा, दोनों के बीच की कहानी है, दोनों चल रहे थे और फिर आपस में टकरा गए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जब गर्ल बोट में जंप किया है, जब गर्ल ने बोट में जंप किया है तो ऑफ कोर्स उसने नीचे की तरफ पुश किया है, लेकिन बोट ने भी किया है, तो ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं ये तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तभी जो आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ है उसमें वैसे हम एक्सटर्नल फोर्स लिखते हैं, इंटरनल फोर्सेस नहीं काउंट होते। सो मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगी, तो यहाँ पर जो आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कॉन्सेप्ट क्या यूज करोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको ट्राई करना। मतलब मोमेंटम बिफोर, पहले तो क्या था, इनिशियली गर्ल यहाँ पर थी, बोट यहाँ पर स्टेशनरी थी, ठीक है, इनिशियल ये है, एंड इनिशियली मतलब जस्ट बिफोर जंपिंग एंड आफ्टर वाला सिनारियो, इसको एक बार ट्राई करके आना, एंड इस क्वेश्चन को फिर हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे। बट अभी के लिए ये आपका होमवर्क है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को पुश नहीं करोगे इन क्वेश्चंस को खुद से सोचने में, है ना, तो थिंकिंग एबिलिटी डेवलप नहीं होगी। इसके बारे में सोचना, हर एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, बस ट्राई करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके, तो मैंने आपको फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो बहुत ब्रीफ में बताया है, ठीक है, बिकॉज ये एक बार मैं सभी स्टूडेंट्स से पूछना चाह रही हूँ वेदर दिस वर्क्स फॉर यू और नॉट, ठीक है। हम बिल्कुल
बहुत ब्रीफ में ब्रश अप कर ले और फिर क्वेश्चंस करें। अगर ये अच्छे से वर्क करता है आप सभी के लिए तो हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, है ना, ताकि हम और अच्छे अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस को भी सफिशिएंट टाइम डिवोट कर पाए। बट अगर आपके लिए ये वर्क नहीं करता है तो हम वही करेंगे कि बिल्कुल बेसिक से हम एक बार सब कुछ गो थ्रू कर लें और फिर क्वेश्चंस करें, मतलब साइड बाय साइड क्वेश्चंस करें। बस ये होगा, थोड़ा सा आपको या तो लेक्चर की लेंथ लंबी मिलेगी, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में, या फिर आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ओके, तो अब इस पूरे चैप्टर में, एनएलएम वाले चैप्टर में, हम इन्हीं फोर्सेस के बारे में ही डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, किस तरीके से लगते हैं ये फोर्सेस। ऑफ कोर्स फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो किस तरीके से फोर्सेस एक्ट करते हैं, है ना, इन फोर्सेस का क्या नेचर है, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलेंगी। तो कौन कौन से फोर्सेस हम पढ़ने वाले हैं, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, ये सभी फोर्सेस इसी चैप्टर में कवर होंगे आज और कल को मिला के। नॉर्मल फोर्स, देन टेंशन फोर्स, देन वेट, फ्रिक्शन फोर्स, सूडो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स से, ठीक है। अभी सबसे पहले ना चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ नॉर्मल फोर्स क्या होता है, वेट क्या होता है, टेंशन फोर्स क्या होता है। पहले इन तीनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। फ्रिक्शन का तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगी। फ्रिक्शन थोड़ा सा ट्रिकी लगता है स्टूडेंट्स को, ये हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। सूडो फोर्स बहुत ही प्यारा है, ठीक है, सूडो फोर्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सूडो फोर्स भी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे अलोंग विद कंस्ट्रेंट रिलेशंस। एंड आई थिंक इसमें हमें एक और वैसे एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेगा, सो वो हम ले लेंगे, वो आई विल प्रोवाइड, क्योंकि हमें डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी कवर करना है ना। एंड विल सी कि हमें कितना टाइम लगता है। आई थिंक एक और लेक्चर हमें लेना पड़ेगा, मतलब 3 तो आपको प्लानर में दिख रहे होंगे बट एक और आई थिंक लगेगा इसमें। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, पहले सिंपल वेट देख लेते हैं। वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, देखो अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, क्या हो रहा है, अर्थ जो है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रही है ना। वैसे तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स में बहुत अच्छे से देखोगे बट जनरल चीजें आई थिंक ये आपको पता ही है। अर्थ जो है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है g। अर्थ का मास अगर कैपिटल M है तो g कैपिटल M स्मॉल m बाय, और अगर ये डिस्टेंस r है r स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं स्मॉल m इंटू जी, जहां पर g क्या है, gm बाय आर स्क्वायर है। अब ये डिटेलिंग आप देखोगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, अर्थ इसको mg फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। फोर्स कहाँ, डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स द सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इधर होगा तो फोर्स की डायरेक्शन इधर नहीं होगी, अर्थ इधर है, अर्थ का सेंटर इधर है, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। ये वैसे हम देखेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा ही रही है, तो वेट तो हमेशा होगा ही होगा हर किसी ऑब्जेक्ट का जिसका खुद का मास है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स क्या है, ये बहुत सिंपल है। वैसे तो हर चीज सिंपल है अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए तो। नॉर्मल फोर्स क्या है, एन से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ये पुश टाइप फोर्स होता है, ये क्या है, पुश टाइप फोर्स होता है। कैसे एक्ट करता है, ये एक कांटेक्ट फोर्स है,
ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होते हैं तब ये फोर्स लगता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होते हैं तब ये फोर्स लगता है। लेट्स सपोज ये है टेबल, टेबल के ऊपर आपने रखा एक ब्लॉक जिसका मास है m, आपने एक ब्लॉक रखा जिसका मास है m, ठीक है, क्या होगा, इसका वेट होगा mg, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसका कुछ ना कुछ वेट होगा mg। टेबल क्या कर रही है, टेबल ही तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, टेबल ही तो इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है ना, टेबल ही तो इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है, इस ऑब्जेक्ट को, इस ब्लॉक को, तभी तो ये यहीं पर रुका हुआ है। तो जो टेबल है वो इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश कर रही है। अगर तो ये टेबल इसको पुश ना कर रही होती फिर तो ये ब्लॉक इसको, मतलब टेबल को ब्रेक करके नीचे आ जाता, क्योंकि इसके ऊपर वेट लग रहा है, ठीक है। तो टेबल क्या कर रही है, टेबल इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश कर रही है, मतलब सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर जो आपका नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स इस केस में तो वैसे mg के इक्वल है, बाकी अभी मैं आपको इक्विलिब्रियम वाली चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है उसका क्या मतलब है। ओके, देखो अब मैंने आपको कहा था कि फोर्सेस जो हैं एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पर मैंने कहा ऑब्जेक्ट के ऊपर mg फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, g/m/r²। उसी तरीके से अर्थ के ऊपर भी इतना ही फोर्स लग रहा है, अर्थ के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, अर्थ और ये जो ऑब्जेक्ट है इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज g/m/r²। एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, टेबल इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश कर रही है, तो ब्लॉक भी तो टेबल को नीचे की तरफ पुश कर रहा है ना, टेबल ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश कर रही है, लेकिन ब्लॉक जो है, ब्लॉक भी टेबल को, ब्लॉक जो है वो टेबल को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो नॉर्मल फोर्स जो है, या फिर ये वैसे थर्ड लॉ की प्रॉपर्टी हो जाएगी कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, अगर मैं आपसे टोटल फोर्स पूछूं वो कैंसल आउट नहीं होते, क्योंकि अलग अलग बॉडीज के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा ये वाला नॉर्मल फोर्स, ये वाला ऊपर वाला नॉर्मल फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है ना, इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे mg लग रहा है और ऊपर नॉर्मल लग रहा है। टेबल के ऊपर भी फोर्स लग रहा है क्योंकि ब्लॉक इसको पुश कर रहा है, लेकिन वो ये वाला जो नॉर्मल फोर्स है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो टेबल के ऊपर है, वो ब्लॉक के ऊपर नहीं है, अलग अलग बॉडीज के ऊपर लग रहे हैं जो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स कैसा है, पुश टाइप फोर्स है। ओके, आगे बात करते हैं टेंशन फोर्स की। टेंशन फोर्स क्या है, अभी मैं बहुत बेसिक बता रही हूँ। टेंशन फोर्स क्या है, टेंशन फोर्स बेटा तब आता है जब आपके पास एक रोप हो और उसके अंदर खिंचाव हो, मतलब टेंशन इज नथिंग बट खिंचाव इन द रोप, है ना, मतलब स्ट्रेच, अगर आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच नहीं करोगे तो उसके अंदर टेंशन फोर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज आपके पास एक रोप है, आपने एक रोप का, ये आपके पास रोप है, ठीक है, ये आपके पास रोप है, आपने रोप का एक एंड पकड़ा हुआ है, तो क्या इस रोप के अंदर टेंशन है, नहीं है। आपने अगर एक साइड से पकड़ा हुआ है, दूसरी साइड से नहीं पकड़ा हुआ, दूसरी साइड से आपने इसको स्ट्रेच नहीं किया हुआ, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर टेंशन फोर्स वैसे 0 होगा। अगर मैं यहां से भी पकड़ के खींचूं, मतलब अगर एक मैंने यहां से पकड़ा हुआ है और दूसरे एंड से आपने पकड़ा हुआ है, ठीक है, अब इसके अंदर स्ट्रेच है, तो यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ खिंचाव है, स्ट्रेच है, तो यहाँ पर टेंशन फोर्स होगा, यहाँ पर टेंशन फोर्स होगा, ठीक है। सो टेंशन फोर्स इज नथिंग बट, यू कैन से खिंचाव, स्ट्रेच अगर होगा तो ही टेंशन फोर्स होगा, ठीक है। टेंशन फोर्स जो होता है ये पुल टाइप फोर्स होता है। अब और चीजें आपको पता चलेंगी धीरे धीरे, एंड जब हम टेंशन फोर्स की बात करें, जो रोप यूज की जाती है ना, रोप जो यूज की जाती है जनरली, है ना, एक दो केसेस में तो आपको
हैवी रोप भी मिल जाएगी, बट जनरली जो रोप यूज की जाती है, या कहो जो स्ट्रिंग यूज की जाती है, ठीक है, या स्ट्रिंग बोलो, रोप बोलो, जो ये स्ट्रिंग यूज की जाती है ये आइडियल होती है। आइडियल का क्या मतलब होता है कि एक तो ये मासलेस है, दूसरी ये इनएक्सटेंसिबल है। अब इनका मतलब क्या है? मासलेस मतलब इसका कुछ मास नहीं है, ठीक है, मासलेस मतलब इसका कुछ मास नहीं है। मासलेस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल्स टू m। अगर उसका मास ही नहीं है तो उसके ऊपर F फोर्स जो है वो 0 होगा। इस चीज को हम यूज करेंगे आगे कुछ, जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसके, तब हम ये कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे, ठीक है। मासलेस होती है, इनएक्सटेंसिबल होती है। इनएक्सटेंसिबल का क्या मतलब है कि जब आप इस रोप को स्ट्रेच कर रहे हो तो इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, ठीक है। एक्सटेंड हो जाना मतलब लेंथ खिंच जाना, इनएक्सटेंसिबल मतलब लेंथ चेंज नहीं होगी जब इस रोप को स्ट्रेच किया जा रहा है। इनएक्सटेंसिबल मतलब नो चेंज इन लेंथ। ठीक है, ये होती है आपकी आइडियल रोप, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आइडियल रोप ही होगी। पुली ब्लॉक सिस्टम हम जितने देखेंगे आइडियल रोप का ही यूज करेंगे। ओके, अगर आपके पास हैवी रोप है तो क्या होगा? अगर आपके पास हैवी रोप है तो क्या होगा? हैवी रोप मतलब रोप का कुछ ना कुछ मास है, दिस हैज सम मास m, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना होगा। अब अगर मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूं, बहुत सिंपल सा, इधर आपके पास है एक आइडियल स्ट्रिंग और यहाँ पर है आपके पास एक ब्लॉक आपने हैंग किया हुआ है, ठीक है। आपके पास एक रोप है, आइडियल रोप है, आइडियल स्ट्रिंग है ये, और आपने एक ब्लॉक लिया जिसका मास m है और उसे हैंग किया हुआ है। तो क्या होगा? देखो यहां पर तो, यहां से तो ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर नीचे वेट है, ब्लॉक का खुद का वेट है, mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, mg फोर्स उसको नीचे की तरफ लेके जाना चाह रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो रोप है इसमें स्ट्रेच है, क्योंकि यहां से खिंचाव है, यहां से खींच रहे हो ना, ये इसका वेट इसको खींच रहा है, ये जो वेट है इस रोप को खींच रहा है। मतलब इसके अंदर जो टेंशन होगी, इसके अंदर टेंशन क्या होगी? जब हम एक आइडियल स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो टेंशन किसके इक्वल होगी? टेंशन क्या होता है? कितना खिंचाव फील कर रही है ना। इस पॉइंट पे कितना खिंचाव फील हो रहा होगा, या इस पॉइंट पे कितना टेंशन फोर्स होगा, तो वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पर बेटा mg है, तो इस पॉइंट पे कितना खिंचाव फील हो रहा होगा? mg फील हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा? अब देखो ये जो रोप है इसका खुद का कोई मास नहीं है, यहाँ पर कितना फील हो रहा होगा? जो यहाँ पर मास होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे कितना स्ट्रेच फील होगा, कितना टेंशन फोर्स होगा? जो नीचे मास होगा, मतलब उसी पे तो डिपेंड करेगा, है ना। अब क्योंकि आइडियल रोप के केस में इसका कुछ मास ही नहीं है, आइडियल रोप के केस में इतने हिस्से का कोई मास ही नहीं है ना, तो इस पॉइंट पे भी टेंशन क्या हो जाएगी? टेंशन mg हो जाएगी। इस पॉइंट पे कितनी? इस पॉइंट पे भी टेंशन कितनी? mg। इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट के नीचे कितना मास है जो स्ट्रेच हो रहा है, जिसकी वजह से ये रोप में खिंचाव फील हो रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये पूरा मास, इसका ब्लॉक का मास m है, ये जो रोप है इसका तो खुद का मास ही नहीं है, तो फिर से इस पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाएगी? mg हो जाएगी। तो हर पॉइंट पे जो टेंशन है वो mg ही होगी। कब? जब आपके पास जो रोप है वो आइडियल है, वो मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। लेकिन अगर आपके पास एक हैवी रोप है, ऐसी रोप है जिसका खुद का मास है, ठीक है, आपके पास एक रोप है जिसका खुद का मास है। अब इस केस में अगर मैं आपसे टेंशन की वैल्यू पूछूं कि इस पॉइंट पे टेंशन क्या है, इस पॉइंट पे टेंशन क्या है, इस पॉइंट पे टेंशन क्या है, तो वो अब वेरी करेगा, ठीक है, वो वेरी करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास रोप है जिसका मास m है और जिसका लेंथ l है, ये पूरा लेंथ l है, लेट्स सपोज, ठीक। इस केस में क्या होगा? इस केस में देख लेते हैं जल्दी से क्या होगा। देखो इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछूं, इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? यहां पर जो मास हैंग कर रहा है, मतलब ये जो भी मास होगा रोप का यहां पर, है ना,
इसके ऊपर mg नीचे लग रहा होगा, तो इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो क्या होगा, इसका मास अगर लेट्स सपोज m1 है तो m1g हो जाएगा। इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछूं टेंशन किसके इक्वल है, कितना स्ट्रेच होगा इस स्ट्रिंग के अंदर, तो वो किस वजह से आएगा, जो इसके नीचे पूरा ये वाला मास हैंग कर रहा है ना। लेट्स सपोज इसका मास m2 है, तो इस पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाएगी, वो m2g हो जाएगी। ठीक है, तो इन जनरल हम इसका एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे कैलकुलेट करना है टेंशन एट सम पॉइंट, लेट्स सपोज मैं ना x डिस्टेंस ऊपर की बात कर रही हूँ, यहाँ पर कितना टेंशन है मुझे ये जानना है, यहाँ पर इस पॉइंट पे कितना टेंशन है मुझे ये जानना है। ठीक है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितना मास है, ये पूरा नीचे वाला कितना मास है। ओके, पूरी स्ट्रिंग का तो मास m है, मतलब L लेंथ की जो रोप है आपके पास उसका मास तो m है, तो यूनिट लेंथ की जो रोप होगी उसका मास क्या हो जाएगा, m/l हो जाएगा। ठीक है, ये x लेंथ है, x लेंथ की जो रोप हो जाएगी उसका मास कितना हो जाएगा, m/l इंटू x हो जाएगा। मास आपको पता चल गया, जी से मल्टीप्लाई कर दो आपको टेंशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको अप्रोच करना होगा अगर जो रोप है वो हैवी है, उसका कुछ ना कुछ मास है उस केस में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, वी आर रनिंग वेरी लेट। चलो जी, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखो, वैसे हम फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में बहुत ज़्यादा हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा बहुत बेसिक चीज़ें हमने कुछ डिस्कस की हैं, बट कल का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, ओके, सो प्रॉब्लम्स, ओके देखो, अब सबसे पहली बात, आपको किसी किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो इसका क्या मतलब है, या फिर ये कहो बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का क्या मतलब होता है। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, मतलब अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और अगर नेट फोर्स 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब हम कहेंगे सारे फोर्सेस बैलेंस्ड आउट हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब होगा, जब फोर्सेस इस तरीके से, जब आप नेट फोर्स निकालो अगर वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, हम कहेंगे कि जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस नहीं है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे, वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका क्या मतलब है, मतलब नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम कहेंगे Fx नेट, या फिर कहो Fx नेट इज 0 एंड Fy नेट इज 0, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, F नेट 0, इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है, नेट फोर्स 0, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस सारे फोर्सेस बैलेंस आउट हो रहे हैं एंड अलोंग वाई एक्सिस भी सारे फोर्सेस बैलेंस आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो समेशन, वैसे तो मैंने यहाँ नेट लिखा है, ठीक है, तो समेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो दूसरी चीज, फ्री बॉडी डायग्राम। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, वैसे एक दो चीज़ें और हमें कवर कर लेनी चाहिए। मैंने आपको नॉर्मल फोर्स नहीं बताया है, डिफरेंट केसेस में टेंशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता दिया है। चलो क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। अब बहुत सारे, अभी तो ये हम सिंपल प्रॉब्लम देख रहे हैं, आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम ऐसे हो जाएगी, बहुत सारे फोर्सेस होंगे, उसमें सूडो फोर्स भी हो सकता है। अगर आप एलिवेटर के अंदर स्प्रिंग हैंग कर रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स भी होगा, सूडो फोर्स भी होगा, वेट भी होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, बहुत सारे फोर्सेस हैं। ठीक है, इन सभी फोर्सेस का नेचर आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा फोर्स लग रहा है, कैसे लगता है, मतलब किस डायरेक्शन में लगता है। दूसरी चीज आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, आपको इसको रिजॉल्व करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट उठाओ। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट उठाया, जिस भी ऑब्जेक्ट की आपको बात करनी है, ऑब्जेक्ट उठाया, इसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, चाहे नॉर्मल फोर्स हो, टेंशन फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, सूडो फोर्स हो,
जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको ड्रॉ कर दो, ठीक है। आप इसको वैसे पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, लेट्स सपोज ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है, टेंशन फोर्स भी आपने इसको हैंग किया हुआ है, mg भी है, तो सारे फोर्सेस को ड्रॉ करना। ऑफ कोर्स फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको डायरेक्शन पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देना ही है। फोर्स इज नथिंग विदाउट डायरेक्शन, है ना। तो दैट विल बी योर फ्री बॉडी डायग्राम। अब हमें क्या करना है, प्रॉब्लम्स ऑन सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। अगर आपका कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, हम सिर्फ इक्वेशंस लिखना सीखेंगे, कैसे इक्वेशंस आपको बनानी है। ओके, तो आपको दिया गया है ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है ना, ये इक्विलिब्रियम पे है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ और देखते हैं इस क्वेश्चन में कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। चलो, दो ब्लॉक्स हैं आपके पास, ठीक है, एक 10 kg का ब्लॉक है और 20 kg का ब्लॉक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। इन दोनों के ऊपर अच्छे से देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इनका अलग से एफबीडी भी बना लेंगे, ठीक है। ओके, पहले इसी में मैं ड्रॉ कर रही हूँ। देखो, ये जो 10 kg का ब्लॉक है, इसको आपने इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, कांटेक्ट है, दैट मीन्स नॉर्मल फोर्स आ गया। यहाँ पर इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स होगा, कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज N1। यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स एक्सटर्नली लग रहा है, ठीक है। और कौन सा फोर्स होगा, ये दोनों भी आपस में कांटेक्ट में है, तो ये ब्लॉक इसको पुश कर रहा होगा इधर, इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। इसको हम N2 कह देते हैं, ठीक है। इधर क्यों लगेगा, इधर क्यों नहीं लग रहा, नॉर्मल फोर्स क्या है, पुश टाइप फोर्स है। नॉर्मल क्या करता है, पुश कर रहा है। नॉर्मल फोर्स कैसा फोर्स है, पुश टाइप फोर्स है। आपने इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, ये ब्लॉक इसको इधर की तरफ पुश कर रहा है। उसी तरीके से ये ब्लॉक इसको इधर की तरफ पुश करेगा, इक्वल वही N2 से, है ना। इधर हमने N2 यूज किया है, तो इधर भी हमने N2 यूज किया है। और कौन सा फोर्स है, इसके ऊपर mg भी है, ठीक है। इसके ऊपर मास 10 है, तो 10g लिख देते हैं। 20 kg वाले पे आ जाओ। 20 kg वाले के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ये तो नॉर्मल फोर्स है ही, ये मैंने आपको बता दिया N2। अगेन ये ग्राउंड की वजह से होगा ऊपर की तरफ N3, ठीक है। और मास इसका 20 है, तो 20g नीचे लगेगा। और कौन सा फोर्स है, 50 न्यूटन का फोर्स एक एंगल पे लग रहा है। 50 न्यूटन का फोर्स एक एंगल पे लग रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है वर्टिकल के साथ। इसको रिजॉल्व करो, 50 न्यूटन के फोर्स को रिजॉल्व करो, ठीक है। 50 न्यूटन का फोर्स ऐसे है, ठीक है, मतलब इसका कंपोनेंट एक इधर होगा और एक इधर होगा, ठीक है। नीचे कितना लगेगा, ये थीटा है, अब ये आपको अलग से देखना पड़ेगा। ये आपको 30 डिग्री दिया गया है ना। फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक नीचे की तरफ है और एक इधर है, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका 50 न्यूटन है ना, तो 50 को साइन 30 हो जाएगा, और ये कितना है, 50 साइन 30 है। अब एफबीडी क्या है, इन दोनों को अलग से ड्रॉ करो, ठीक है। मैं 10 kg का पहले ड्रॉ कर रही हूं, दिस इज 10 kg ब्लॉक। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे है 10g, ठीक है, और ऊपर है इसके ऊपर नॉर्मल N1। इस वाले ब्लॉक की वजह से इधर की तरफ पुश है N2, और इधर की तरफ है 100 न्यूटन, है ना। ये ब्लू वाला, इसे हम इरेज कर देते हैं, हाँ। तो ये ब्लू वाला जो 100 न्यूटन फोर्स है, ये इस डायरेक्शन में है 100 न्यूटन। ये बन जाएगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब क्योंकि आपको कहा गया है कि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो मतलब क्या, सारे फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब x के अलोंग इक्वेशंस बन जाएंगी। N1 क्या आ रहा है, 10g के इक्वल आ रहा है, ठीक है। N2 किसके इक्वल आ रहा है, 100 न्यूटन के इक्वल आ रहा है। लो हो गया, इसको उठाओ, 20 kg वाले को उठाओ। 20 kg वाले के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ओके। ऊपर की तरफ लग रहा है N3, ठीक है। नीचे की तरफ 20g तो लग ही रहा है,
साथ ही साथ इसका भी 50 न्यूटन का भी एक कंपोनेंट था 50 cos 30, तो 50 cos 30 क्या हो जाएगा, √3/2, 25√3 न्यूटन, ठीक है। और इधर है N2 मतलब 100 न्यूटन है, एंड इसके अलावा इधर की तरफ था इसके ऊपर ये वाला 50 sin 30 मतलब 25 न्यूटन, दैट्स इट। हाँ, एक सेकेंड, इसके ऊपर एक और भी तो है, यहां पर भी तो है, यहां पर भी कांटेक्ट है ना, तो यहां पर भी होगा, ये तो मैंने इधर, ठीक है, ये भी तो इस ब्लॉक को पुश कर रहा होगा, इसको कह देते हैं, यहां पर बहुत मेसी हो गया, इसको कह देते हैं N4, 4 हमने कहीं यूज नहीं किया, हाँ N4 किधर है, इधर है N4, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां कांटेक्ट है तो N2, यहां कांटेक्ट है तो N3, और यहां भी कांटेक्ट है तो इधर N4, ये इसको इधर पुश कर रहा है, ओके। उसके अलावा 20G नीचे इसका वेट, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट्स में, ओके डन। ये सभी फोर्सेस लग रहे हैं। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो x वालों को इक्वल पुट कर दो, y वालों को भी बैलेंस कर दो, x वालों को भी बैलेंस कर दो, y वालों को भी बैलेंस कर दो। y वालों को बैलेंस करने से क्या मिल रहा है, N3 इज इक्वल्स टू 20G प्लस 25√3, ठीक है। और x वालों को बैलेंस करने पे क्या मिल रहा है, N2 इज इक्वल्स टू N4 प्लस 25। N2 हमें पता चल गया था 100 है, यहाँ 100 पुट कर दो तो N4 मिल जाएगा 100 माइनस 25, ठीक है। इस तरीके से आपको इक्वेशंस लिखनी है, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। एंड अभी तो इस केस में हमने कौन कौन से फोर्सेस एक्सपीरियंस किए हैं, नॉर्मल फोर्स एंड वेट, और एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था जिसको हमने, दो एक्सटर्नल फोर्स थे, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया, वो तो अलोंग एक्स ही था। नॉर्मल फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ और डिफरेंट केसेस भी देख लो। अगर आपके पास इस तरीके से है, ठीक है, एंड यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर आपके पास ये सरफेस है, तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, यहां पर नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, या फिर लेट्स सपोज ये एक सिनारियो है आपके पास, ठीक है, ये सिनारियो है एक, लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट, ठीक है। इस केस में नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, यहां पर भी कांटेक्ट है, यहां पर भी कांटेक्ट है, तो परपेंडिकुलर, यहां पर परपेंडिकुलरली लगेगा, यहां पर भी कांटेक्ट है तो इधर भी लगेगा, ये सरफेस इसको इधर पुश कर रहा है, ये वाला सरफेस इसको इधर पुश कर रहा है, ठीक है। दिस इज N1, इसको कह दो N2, इसको कह दो N3। यहां पर क्या होगा, यहां पर कांटेक्ट है, यहां पर कांटेक्ट है, ठीक है, यहां पर कांटेक्ट है, यहां पर कांटेक्ट है, तो इधर लगेगा, इसके ऊपर कांटेक्ट है, यहां लगेगा, ये सही ड्रॉ नहीं हुआ है, यहां पर भी कांटेक्ट है, इधर लगेगा, इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इधर और ये वाला इधर, चलो जहां पर भी कांटेक्ट होगा वहां पर नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करना नहीं भूलना है। अगर कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल फोर्स 0, कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल फोर्स 0। ये इसके ऊपर भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे जब हम आगे जाएंगे तो देखेंगे। चलो नेक्स्ट, ओके, इस पे आ जाओ। ये भी आपको दिया गया है कि इक्विलिब्रियम में ही है, आपको दिया गया है कि ये भी इक्विलिब्रियम में ही है। अभी हम इक्विलिब्रियम वाला देख रहे हैं, फिर हम एक्सेलरेटेड मोशन वाला देखेंगे। ये भी इक्विलिब्रियम में ही है। अब यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग इधर है, एक स्ट्रिंग इधर है, आइडियल स्ट्रिंग्स हैं, और आपने इस 10 kg के ब्लॉक को हैंग किया गया है इस तरीके से, ठीक
ठीक है, इधर 45 डिग्री एंगल है, इधर 30 डिग्री एंगल है, और ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में, मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो इस केस में भी क्या करना है, फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर टेंशन T1 है, देखो स्ट्रिंग अगर अलग है तो आप अलग अलग टेंशन लोगे, अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम लोगे, अगर स्ट्रिंग अलग अलग है तो टेंशन आपको अलग लेनी है। ओके, तो इधर T1 है तो इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। इधर क्या कंपोनेंट आ जाएगा, T1 को साइन 45, इधर आ जाएगा T1 साइन 45, ठीक है। इधर क्या है, T2 इधर है तो इधर आ जाएगा T2 को साइन 30, और इधर आ जाएगा T2 साइन 30, ठीक है। और कौन सा फोर्स है, नीचे 10G लगेगा। दैट्स इट। अब बैलेंस आउट कर दो अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस, ठीक है। अलोंग x एक्सिस क्या बन जाएगा, अलोंग x एक्सिस T1 cos 45, T1 cos 45 किसके इक्वल होगा, T2 cos 30 के इक्वल होगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आपको सिर्फ इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, उसके आगे तो कैलकुलेशन ही है। अलोंग y एक्सिस क्या बन जाएगा, अलोंग y क्या बन जाएगा, T1 साइन 45 प्लस T2 साइन 30 इज इक्वल्स टू 10G। ये आ रही है आपकी इक्वेशन नंबर 2। T1 T2 कैलकुलेट करने हैं तो कर लो, यहाँ से दो ही वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशंस हैं आपके पास, यहाँ से T1 T2 मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको गिवन था कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो आपको क्या करना है, फोर्सेस को बैलेंस आउट करना है, दैट्स इट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो अब आ जाते हैं एक्सेलरेटेड मोशन वाली चीजों पे, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन पे आ जाते हैं। हमारे पास बहुत सिंपल सा केस है, आई थिंक इससे सिंपल कोई केस हो नहीं सकता। आपको क्या दिए गए हैं, 3 ब्लॉक्स दिए गए हैं, इस तरीके से रखे गए हैं, ये 4 kg का है, ये 3 kg का है, ये 2 kg का है, और इधर आप 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो 10 न्यूटन का, ठीक है। ओके, फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 4 kg ब्लॉक एंड देयर एक्सेलरेशन। सबसे पहली बात आपको क्या क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है और नॉर्मल फोर्स निकालना है 3 kg और 4 kg वाले ब्लॉक के बीच का। आप सभी के बीच का भी निकाल सकते हो, यहाँ पर आपसे स्पेसिफिकली पूछा गया है कि हमें सिर्फ बता दो 3 और 4 के बीच का जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना होगा। ओके, सबसे पहली बात बेटा, चलो पहले ना हम फोर्सेस ही देख लेते हैं, फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। ये 4 kg है, ये 3 kg है, ये 2 kg है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, ये है 2 kg का, ये 3 kg का है, ये 4 kg का है, ठीक है। नीचे है 2G, इसका है नीचे 3G, इसका है नीचे 4G, ठीक है। इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा, N2 कह दो, इसको N1 कह दो, इसको N3 कह दो, ठीक है। इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा। ओके, देखो y के अलोंग तो मोशन नहीं है, y के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, y के अलोंग फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाएंगे, तो हम इनको हटा भी सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, N1 और 4G N2 3G इनको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने ये बताया है कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, वो बैलेंस आउट है, y के अलोंग नहीं है, तो N1 विल बी इक्वल टू 4G, ये 3G, और इसके ऊपर जो नॉर्मल लगेगा दैट विल बी 2G। चलो अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। चलो यस, इनके ऊपर इधर भी है नॉर्मल फोर्स, इसके ऊपर इधर भी है, और इसके इस ब्लॉक के ऊपर इसकी वजह से भी है और इसकी वजह से भी है। 2 वाले के ऊपर तो सिर्फ इधर है, 3 वाले के ऊपर पहले मैंने सिर्फ y के अलोंग बताया, 3 वाले के ऊपर नॉर्मल फोर्स किसकी वजह से होगा, 2 वाला इसको इधर पुश कर रहा होगा, ठीक है, 2 वाला
3 वाले को इधर पुश कर रहा होगा, 3 वाला 2 वाले को इधर पुश कर रहा होगा, इसको हम कह देते हैं N1, ये भी हो जाएगा N1। और क्या हो रहा है, 3 को ये भी पुश कर रहा है, 3 को 2 ने इधर पुश किया है, 4 इधर पुश करेगा, ठीक है, इसको N4 कह देते हैं, ठीक है। फिर 3 वाला भी 4 को पुश करेगा इधर, उसे भी हम N4 कह देते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल फोर्सेस भी हैं जो आपस में कांटेक्ट की वजह से हैं। अगर हम सीधा सीधा क्वेश्चन को के ऊपर ध्यान दें, आपको एक्सेलरेशन बताना है और नॉर्मल फोर्स बताना है बिटवीन 3 kg एंड 4 kg का। एक्सेलरेशन निकालने, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखो ये तीनों ब्लॉक कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो साथ में चलेंगे। एफ नेट किसके इक्वल होता है, या फिर अगर आपको मैं सीधा सीधा बताऊं, नेट एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, ए एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, डिनोमिनेटर में क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, डिनोमिनेटर में टोटल मास, डिनोमिनेटर में आ जाएगा टोटल मास, ठीक है, ओके। अब यहां पर बताओ मुझे नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल है। हमारा सिस्टम देखो, नेट एक्सटर्नल फोर्स की मैं बात कर रही हूँ, हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स इसीलिए लेते हैं क्योंकि इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, देखो इस ब्लॉक के ऊपर N1 फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, 3 के ऊपर N1 टुवर्ड्स राइट लग रहा है। तो जब आप नेट फोर्स की बात करोगे सिस्टम के ऊपर, हमारा सिस्टम क्या है, ये तीनों ब्लॉक्स हमारा सिस्टम का पार्ट है, तो ये वाले फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स सिर्फ 10 न्यूटन का है, यहाँ आ जाएगा 10 न्यूटन। एंड टोटल मास क्या है, 9, ठीक है, ये आ जाएगा 4, 7, 8 एंड 9, ठीक है। यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और दूसरी चीज आपको बतानी है, नॉर्मल फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 4 kg। अगर आपको नॉर्मल फोर्स बताना है बिटवीन 3 kg एंड 4 kg, आप किसी को भी उठा सकते हो, लेकिन हमें उस ब्लॉक को उठाना चाहिए जिसके ऊपर कम नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, है ना। इस वाले 4 kg वाले ब्लॉक के ऊपर कम नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, क्योंकि 3 वाला तो इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड है। 4 के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं, 4 के ऊपर बेटा इधर है N4, ठीक है, 3 वाला इसको पुश कर रहा है। और कौन सा फोर्स है इसके ऊपर, और कोई भी फोर्स नहीं है, बाकी ये तो बैलेंस आउट हो ही रहे हैं। नीचे 4G है और ऊपर जो भी नॉर्मल है वो तो नॉर्मल तो इसको बैलेंस आउट कर ही रहा है। इसके अलावा और कौन सा फोर्स है, और कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है। तो N4 किसके इक्वल हो जाएगा, MA, मास कितना है 4 है, तो N4 इसके इक्वल आ रहा है, मास इज 4, एक्सेलरेशन इज 10/9। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो नॉर्मल फोर्स, बहुत सीधा सीधा आ गया। अगर मैं इसकी बात करूंगी तो इधर भी होगा और इधर भी होगा। 10 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर आपके पास एक ब्लॉक है और ये इंक्लाइंड प्लेन पे है, आपके पास जो ब्लॉक है ये इंक्लाइंड प्लेन पे है, ये जो ब्लॉक है ये इंक्लाइंड प्लेन पे है। एक बार बस ये देख लेते हैं, ठीक है, फिर ये आप होमवर्क में ले लेना, ये क्वेश्चन आप होमवर्क ले लेना। एंड जल्दी से इसको देख लेते हैं एक बार। ये ब्लॉक है, इसको यहाँ पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है एंड ये जो इंक्लिनेशन है ये 30 डिग्री का है, ठीक है, ओके। तो फोर्सेस को सबसे पहले देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर। इधर नॉर्मल फोर्स लग रहा है एंड इसके अलावा 10 न्यूटन इधर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, mg इधर लगेगा, ठीक है। मास इसका 5 kg है तो 5g लिख दो। तो ये mg जो फोर्स है इसको भी आपको रिजोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, mg फोर्स को भी हमें रिजोल्व करना पड़ेगा। तो दो कंपोनेंट्स में जब आप रिजोल्व करोगे, देखो एंगल को बहुत ध्यान से देखो, इसका ये परपेंडिकुलर है और इसका ये परपेंडिकुलर है, ये 30 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल अगर आप ड्रॉ करके अच्छे से ध्यान से देखोगे ये 30 डिग्री मिल जाएगा। तो ये है mg cos 30, ये है mg sin 30,
ठीक है, तो वर्टिकल में देखो, इसको हम y एक्सिस मान रहे हैं, इसको हम x एक्सिस मान रहे हैं, इसको हमने x माना है और इसको हमने y माना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर y के अलोंग तो मोशन नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल तो किसके इक्वल आ जाएगा, mg cos थीटा के इक्वल आ जाएगा। उसके अलावा फोर्स 10 न्यूटन का इधर लग रहा है और mg sin 30 भी इधर ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप इक्वेशन लिख सकते हो एंड हमें क्या क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, n की वैल्यू तो सीधा आ गई। a एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, a एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। a एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स बाय m। मास 5 kg है, नेट फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, 10 न्यूटन, और ये mg साइन थीटा भी एक्सटर्नल ही माना जाएगा, तो इधर आ जाएगा 10 प्लस mg साइन 30, डिनोमिनेटर में मास, एंड यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। सॉल्व कर लेना, इसका आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। तो इस सेशन को हम यहीं पे ही एंड करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई कर लेना, आपको इसी पीपीटी में मिल जाएंगे, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा लंबा रहेगा, सो डोंट वरी, कवर हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, एंड इसको प्लीज़ रिवाइज कर लेना एंड प्रैक्टिस कर लेना। बाकी के फोर्सेस को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन।